पंजाब में एक नया कानून आ गया है और कहा जा रहा है कि ये बहुत कुछ बदल देगा। लेकिन यह पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आखिर है क्या? चलिए इसको आसान लफ्जों में समझते हैं, देखते हैं कि इसके पीछे कौन है और ये आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो हर किसी के जहन में आ रहा है वो यही है, आखिर इस नए कानून का असल मतलब क्या है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पूरी चीज को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले कानून का एक छोटा सा तारुफ, फिर देखेंगे इसकी अथॉरिटी को, यानी इसका कंट्रोल रूम कैसा है। इसके बाद हम मिलेंगे इसके अहम किरदारों से, फिर जानेंगे उनके पास क्या टूल्स हैं, और आखिर में कुछ बुनियादी लफ्जों का मतलब समझेंगे ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। आखिर ये कानून है क्या? अच्छा, तो इसका पूरा नाम है पंजाब एनफोर्समेंट और रेगुलेशन एक्ट 2024। और ये कोई मामूली कानून नहीं है। इसका इतलाक पूरे पंजाब सूबे पर होगा। मतलब कि लाहौर से लेकर राजनपुर तक हर शहरी इसके दायरे में आएगा। हर कानून को चलाने के लिए कोई ना कोई इदारा तो होता है ना। इस केस में वो ताकत एक नया इदारा है। चलिए देखते हैं कि इस नए सिस्टम का हेडक्वार्टर या कंट्रोल रूम कैसा दिखता है। इस इदारे का नाम है पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। आप इसे बिल्कुल इस कानून का इंजन समझ लें। इसका काम ही इस कानून को आगे बढ़ाना और इसकी ठीक से निगरानी करना है। तो इस अथॉरिटी की टीम में कौन-कौन है? सबसे ऊपर है चेयरपर्सन। समझ लें कि ये टीम कैप्टन है। उनके नीचे हैं डायरेक्टर जनरल, जो सारे ऑपरेशंस को देखते हैं। फिर हर जिला में इनकी अपनी टीम्स हैं, जिन्हें बोर्ड्स कहा जाता है, और उन सब की मदद के लिए उनका अपना पूरा स्टाफ है। ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो ऊपर से नीचे तक काम करेगा। और ये बोर्ड क्या चीज़ है? देखें, ये असल में इस पूरे सिस्टम की ज़मीनी लेवल की टीम है। हर जिला में एक बोर्ड बनाया गया है ताकि फैसले सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत में ना हो, बल्कि हर इलाका अपने मसाइल को मुकामी सतह पर खुद हल कर सके। तो इदारा तो हमने देख लिया, अब वक्त है उन लोगों से मिलने का जो इस कानून को असल में चलाएंगे। आखिर इस कहानी में हीरो कौन है, विलन कौन है, और आम लोग कहाँ खड़े हैं? इस सिस्टम में ना 4 मेन किस्म के ऑफिसर्स हैं। सोच लें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक डिटेक्टिव की तरह तहकीक करता है। फिर हियरिंग ऑफिसर एक जज की तरह पूरा केस सुनता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर पुलिस की तरह कानून को नाफिज करता है। और ऑथराइज्ड ऑफिसर वो है जिसे कुछ खास बहुत ताकतवर इख्तियारात दिए गए हैं। हर किसी का अपना वाज़े काम है। ऑफिसर्स के अलावा 3 और अहम लोग हैं इस कहानी में। ऑफेंडर यानी वो शख्स जिस पर कानून तोड़ने का शुबा है। फिर है इलीगल ऑक्यूपायर, यानी वो जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए बैठा है। और इन दोनों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला है विसल ब्लोअर, वो शहरी जो किसी गैर कानूनी काम को मंजर आम पर लाता है। यही वो लोग हैं जिनके गिर्द ये पूरा कानून घूमेगा। अच्छा, तो इस नए इदारे और इसके ऑफिसर्स के पास आखिर क्या टूल्स या हथियार हैं? आइए देखते हैं कि वो कानून तोड़ने वालों के खिलाफ असल में कर क्या सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? फर्ज करें किसी ने कानून तोड़ा, सबसे पहले उसे एक सरकारी नोटिस जारी किया जाएगा। फिर एक हियरिंग में उसे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाएगा। और आखिर में अगर वो कसूरवार साबित होता है तो उस पर जुर्माना या कोई सख्त ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। बिल्कुल सीधा साधा प्रोसेस है। अब आती है बारी इस सिस्टम के सबसे ताकतवर टूल की, जिसे कहते हैं EPO यानी इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। ये बिल्कुल फुटबॉल के रेड कार्ड की तरह है। अगर कोई फौरी नुकसान पहुंचा रहा है तो अथॉरिटी उसे ऑन द स्पॉट उस काम से रोक सकती है। और इस रेड कार्ड के बाद जो हतमी फैसला आता है उसे एब्सोल्यूट ऑर्डर कहते हैं। और अगर जुर्म साबित हो जाए तो फिर लगती है पेनल्टी, यानी जुर्माना या सज़ा। ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इस नए कानून के तहत कार्रवाई के बाद कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है, सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि कसूरवार शख्स को पूरी कार्रवाई का खर्चा भी उठाना पड़ सकता है। इसे इन्फोर्समेंट कॉस्ट्स कहते हैं। मतलब कि ना सिर्फ जुर्माना देना होगा बल्कि सरकारी वकीलों और अफसरों पर आने वाला खर्चा भी जेब से देना पड़ेगा। चलें अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। किसी भी चीज़ को ठीक से समझने के लिए उसकी ज़बान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस कानून के कुछ बुनियादी इस्तिलाहात पर नज़र डालते हैं। यहाँ 2 लफ्ज़ हैं जो बार बार सुनने को मिलेंगे, रूल्स और रेगुलेशंस। इनमें फ़र्क क्या है?
اسے ایسے سمجھ لیں کہ رولز اس قانون کا کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی بنیادی اصول، جبکہ ریگولیشنز اس کانسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے بنائی گئی انسٹرکشن مینول ہے، یعنی کام اصل میں ہوگا کیسے، اس کی پوری تفصیل۔ پبلک نیوسنس یہ لفظ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت آسان ہے۔ یہ کوئی بھی ایسا کام ہے جو عام لوگوں کے لیے پریشانی، تکلیف یا خطرے کا سبب بنے۔ مثال کے طور پر کسی محلے میں شور مچانے والی فیکٹری یا سڑک پر کچرا پھینکنا، یہ سب پبلک نیوسنس میں شامل ہو سکتا ہے۔ پھر ہے انکروچمنٹ، یعنی قبضہ۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم اپنے شہروں میں روز دیکھتے ہیں۔ سرکاری زمین پر غیر قانونی دکان، گھر یا کوئی بھی تعمیر۔ یہ قانون خاص طور پر اسی مسئلے سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اسٹیٹ پراپرٹی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں ہر وہ چیز جو سرکار کی ملکیت ہے، سڑکیں، پارک، سرکاری عمارتیں، کچھ بھی۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس قانون کا زیادہ تر فوکس اسی سرکاری املاک کو غیر قانونی قبضے سے بچانا ہے۔ اور آخر میں شیڈیولڈ لاز۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا قانون اکیلے کام نہیں کرے گا۔ کچھ پرانے قوانین کی ایک لسٹ اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ اب اس نئی اتھارٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان پرانے قوانین کی خلاف ورزی پر بھی ایکشن لے سکتی ہے۔ اس سے اس اتھارٹی کا دائرہ کار اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو چلیے پوری بات کو سمیٹتے ہیں۔ ایک نئی طاقتور اتھارٹی بنائی گئی ہے۔ اس کے افسروں کے پاس ای پی اوز اور جرمانوں جیسے ہتھیار ہیں، اور ان کا ہدف ہے قبضے اور پبلک نیوسنس جیسے مسائل کو ختم کرنا، وہ بھی بالکل صاف ستھرے قواعد کے تحت۔ یہ ہے اس نئے قانون کا پورا ٹول کٹ۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک آخری اور سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیا نظام پنجاب میں عوامی زندگی اور حکومت کے درمیان جو رشتہ ہے اسے کس طرح تبدیل کرے گا۔